Assalamualaikum. Myself Sabiha Badsa. Welcome to Anglo Urdu High School English Medium. कक्षा 9 विषय हिंदी रानी लेखिका महादेवी वर्मा। लेखिका महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय भावुक अत्यंत संवेदनशील और समग्र नींव सृष्टि पर अनुकंपावशण करने वाली छायावादी युग का अप्रतिम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवित्री के रूप में पहचानी गई। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतया महादेवी कवित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से गहरा लगाव था। उन्होंने उनसे संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक संस्करण लिखे हैं। प्रस्तुत संस्मरण एक घोड़ी का है। उसका नाम रानी था। लेखिका को बचपन से उससे बहुत प्यार था। लेखिका रानी के साथ निक्की और रोजी जो कुतिया है को भी नहीं भूली है। महादेवी जी की सहृदयता पाठक का दिल छू लेती है। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इससे अतिरिक्त हम अंग्रेज़ों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था, पर घूमते देखते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। जिज्ञासा मीन्स के जानने की इच्छा, उसका समाधान यानी कि उसका सॉल्यूशन होना। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ वह वाहन नहीं है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र यानी मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगवा होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए चुट्टन नाम का साइन रखा गया।
साइज का मतलब होता है घोड़े की देखभाल करने वाला। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। आतंकित का मतलब होता है भयभीत, यानी डर जाना। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोज़ी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सके। बाबूजी से यह सुनकर कि भी वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ मीन्स की जानकारी मिली कि उसे ताजरानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदय हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। देखिए, लेखिका महादेवी बचपन में इंदौर में रहती थी। वहाँ अंग्रेज बच्चों को गधे की सवारी करते देखकर उनको बहुत अचरज हुआ। उन्होंने सुना था कि गधे पर अपराधियों को बैठाया जाता है। तब उनसे नौकर रामा ने उनकी शंका का समाधान किया। उसने कहा कि इन्हें विलायत में गधे पर बैठाने का दंड देकर भारत भेजा गया। महादेवी और घर के दूसरे बच्चों ने कहा, घोड़े पर बैठने का अधिकार हमें भी है, हम भी घोड़े पर बैठेंगे। पिताजी ने पूछा, क्या सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? महादेवी ने कहा, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है, उस पर तो दंड पाने वाले ही बैठते हैं। बच्चों की मांग पर रानी नाम की घोड़ी आ गई। उसके लिए छुट्टन नामक साइंस रखा गया। घोड़ी के रखरखाव का प्रबंध किया गया। रानी घोड़ी का पूरा नाम ताजरानी था। पहले तो ताजरानी को देखकर बच्चों को कुछ अधिक अच्छा न लगा, किंतु फिर रानी के प्रति उनकी सहानुभूति हो गई। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आँखों में वसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झुलता अयाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देखते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी शतविशत नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पेट की चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ को मक्खियाँ उड़ाने के काम में मूर्छल के समान उठती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। रानी बहुत सुंदर घोड़ी थी। उसके चमकदार रंग पर दृष्टि पड़ते ही फिसल जाती थी। उसका चॉकलेटी रंग था, झुलता अयाल था, पारदर्शी जैसी आंखें थी, उजले दांत थे, लाल जीभ, गुलाबी ओंठ, मूर्छल सी पूंछ और गठा हुआ शरीर, सब कुछ आकर्षक था। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती तो हम रोज़ी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे।
उन्हीं में हमारा स्वेच्छा विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती थी। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। बच्चे रानी से हिलमिल गए थे। वे उससे शरीर पर खेलते, लिपटते, झूलते, उससे अयाल में फूल खोसते। रानी उनकी मित्र बन गई थी। वह पैर पटक कर या हिनहिनाकर बच्चों को अपने पास बुलाने लगी थी। जीन आदि खरीद कर घोड़ी पर सवारी करने का इंतज़ाम किया गया था, किंतु बच्चे तो मनमानी करना चाहते थे। मनमानी किए बिना उन्हें संतोष नहीं होता था। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति जैसे कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सब सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु, पक्षी, वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। एक दिन रानी की नंगी पीठ पर महादेवी बैठी। वे रानी का अयाल पकड़े थी। रानी इस तरह सवारी करने वालों को दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी, क्योंकि वह नंगी पीठ पर बैठने वाले बच्चों की कमजोरी जानती थी। नन्ही महादेवी रानी की पीठ पर बैठी थी कि उन्हें भाई ने अपने हाथ की पतली सोंटी यानी कि छड़ी रानी के पैरों पर मार दी। बस फिर क्या था, रानी भड़क गई और तेजी से भागने लगी। कुछ देर तक महादेवी ने खुद को संभाला, किंतु जल्दी ही जमीन पर गिर पड़ी। फिर तो कई दिनों तक उन्हें बिछौने पर रहना पड़ा, किंतु इसके बावजूद रानी के प्रति महादेवी की आत्मीयता में कमी कभी नहीं आई। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर, यानी लेखिका महादेवी के बैठ जाने पर, भाई ने अपने हाथ की पतली सोटी जो थी उसके पैरों में मार दी। चोट लगते ही की संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभाविक आहत हो गया, उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क पर पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हों। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछौने पर पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देख कर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे।
सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा खड्डा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। देखिए, नानी ने महादेवी के भाई के जन्मदिन पर शेर के मुंह वाले सोने के कड़े भेजे थे। बच्चों को रानी से प्रेम था। वे गए और वे कड़े रानी के कानों में पहना दिए। फिर बच्चे सब कुछ भूल जाते हैं। कड़े न देखकर शाम को पूछताछ होती है, किंतु कड़ों का कहीं भी पता नहीं चलता। एकाएक बाबूजी यानी कि महादेवी के जो पिताजी है, उनका ध्यान रानी की ओर गया। वह अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिना रही थी। बाबूजी ने कहा कि वहाँ से मिट्टी हटाने का आदेश देते हैं। वहीं से कड़े मिल गए। किसी ने खड्डा खोद कर कड़े वहाँ पर छिपा दिए थे। रानी ने एक शिशु को जन्म दिया था। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि यह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते हैं और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लें। तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से शाक काटने का चाकू ले आया तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की और हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। देखिए, रानी जो है वो एक दिन शिशु को जन्म देती है। बच्चों ने पूछा, ये कहाँ था? रामा ने बताया कि यह जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहता था। भाई ने पूछा, और भी है क्या? रामा ने स्वीकृति से उत्तर देता है और हाँ में सर हिला देता है। अब तो अबोध महादेवी को खींच होने लगी। ये छोटे जीव कुछ काम धाम नहीं करते हैं क्या? रानी का चारा खाकर पेट में लेटे रहते हैं। बालिका महादेवी के भाई ने सुझाव दिया कि चाकू से रानी का पेट चीरकर अंदर रहे जीवों को बाहर निकाल लिया जाए, परंतु शाक काटने का चाकू लाया तो महादेवी का साहस नहीं हुआ। एक समस्या की ओर उनका ध्यान जाता है कि पेट अगर हम चीर भी लेंगे तो फिर उसे सिलेंगे कैसे? सुई डोरा काम चलेगा नहीं। रामा के पास से बड़ा सूजा मिलना असंभव है, इसलिए वह सुझाव व्यवहार में न लाया जा सका। शिशु बड़ा होने पर सब उसके साथ खेलने लगे और पेट में रहे जीव के प्रति उनका क्रोध शांत हो गया। देखें, महादेवी वर्मा जो है, उन्हें पशु पक्षियों से गहरा लगाव था। उन्होंने उनसे संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक संस्मरण लिखे हैं। प्रस्तुत संस्मरण में एक घोड़ी का है और उसका नाम रानी है। लेखिका को बचपन में उससे बहुत प्यार था। लेखिका रानी के साथ निक्की और रोजी को भी नहीं भूली है। महादेवी जी की सहृदयता पाठक का दिल छू लेती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।